एक ऐसा घर जो दिखने में तो महल जैसा हो, पर उसकी दीवारों के पीछे मौत छुपी हो। आज की कहानी एक ऐसे कपल की है जो शहर के शोर से बचने के लिए एक सुनसान इलाके में एक सस्ता घर खरीद तो लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस घर की चाबी मिलते ही उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना शुरू होने वाला है। एक ऐसा कमरा जो बंद होना चाहिए था और एक ऐसा राज जो पिछले मालिक के खून से लिखा गया था। कहानी शुरू होती है मैट और नादिया से। ये एक यंग कपल है जो एक नए घर में शिफ्ट हुए हैं। ये घर शहर से काफी दूर एक सुनसान जगह पर है, जहां दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या परिंदा भी नजर नहीं आता। मैट को ये घर बहुत ही सस्ते दाम में मिल गया था, इसलिए वो काफी खुश था। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि ये घर बरसों से खाली पड़ा है। हर तरफ धूल और एक अजीब सी सिहरन भरी ठंडक थी। दोनों मिलकर घर की साफ सफाई शुरू करते हैं। मैट पुराना कबाड़ खिड़की से बाहर फेंकने लगता है। तभी किचन साफ करते वक्त नादिया को एक मरा हुआ परिंदा मिलता है। नादिया थोड़ी घबरा जाती है और उसे दफनाने के लिए बाहर ले जाती है, लेकिन तभी मैट उसे ऊपर की खिड़की से आवाज देता है। नादिया का ध्यान बस एक पल के लिए ऊपर जाता है और जब वो वापस नीचे देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मरा हुआ परिंदा वहां से गायब था। नादिया सोच में पड़ जाती है कि आखिर एक मरा हुआ जानवर इतनी जल्दी कहां जा सकता है। क्या वो सच में मरा था या कुछ और ही चक्कर था? वहीं दूसरी तरफ मैट को दीवार के वॉलपेपर के पीछे कुछ अजीब महसूस होता है। वो एक्साइटमेंट में वॉलपेपर फाड़ देता है और तभी उसके सामने निकल कर आता है एक बड़ा पुराना दरवाजा। ये दरवाजा बंद था और इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी। मैट बाहर कबाड़ में ढूंढता है और किस्मत से उसे एक पुरानी चाबी मिल जाती है। जैसे ही वो चाबी घुमाता है, दरवाजा खुल जाता है। नादिया भी वहां पहुंच जाती है। दरवाजे के अंदर सिर्फ गहरा काला अंधेरा था। जैसे ही वो दोनों उस कमरे के अंदर कदम रखते हैं, पूरे घर की लाइट्स अजीब तरीके से झपझपाने लगती हैं। माहौल एकदम डरावना हो जाता है। मैट कहता है कि शायद वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है और वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की बात कहकर वहां से निकल जाता है। नादिया उस अंधेरे कमरे के पास अकेली रह जाती है। उसे एक अजीब सा डर लग रहा था, जैसे कोई उस अंधेरे से उसे देख रहा हो। वो तुरंत मैट के पीछे भाग जाती है। अगली सुबह एक इलेक्ट्रीशियन आता है। वो लाइट्स चेक करते हुए जब बेसमेंट में जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। पूरा का पूरा बेसमेंट हजारों पुराने बिजली के तारों से भरा पड़ा था। एक भी कोना खाली नहीं था। इलेक्ट्रीशियन हैरान होकर कहता है, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, वो मैट को एक ऐसी बात बताता है जो उसके होश उड़ा देती है। वो कहता है, तुमने ये घर क्यों खरीदा? इस घर के पहले मालिक की यहीं मौत हुई थी और तब से कोई यहाँ रहने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनते ही मैट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत इंटरनेट पर रिसर्च शुरू करता है और तभी उसे एक पुराना न्यूज आर्टिकल मिलता है जिसमें थॉम्पसन फैमिली के बारे में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर मैट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और मैट को एक पुराना आर्टिकल मिलता है। उसमें लिखा था कि इस घर में रहने वाले एक कपल को उनके ही बेटे ने मार डाला था, जिसका नाम जॉन था। जब पुलिस ने जॉन से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका जवाब हैरान करने वाला था। जॉन ने कहा कि उससे यह मर्डर इस घर ने करवाया है। मैट को यह सब एक मनगढ़ंत कहानी लगती है और वह रिसर्च करते करते थक जाता है। परेशान होकर वह अपनी पत्नी नादिया से छिपकर उसी अंधेरे कमरे में बैठ जाता है और शराब पीने लगता है। बोतल में सिर्फ 2 घूंट शराब बची थी, जिसे पीकर वह खाली कर देता है। मैट मन ही मन सोचता है कि काश पीने के लिए एक और बोतल मिल जाती। तभी अचानक वही पुरानी लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और कुछ पल के लिए अंधेरा छा जाता है। जैसे ही लाइट वापस आती है, मैट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके ठीक सामने शराब की एक नई और असली बोतल पड़ी थी। मैट को यकीन हो जाता है कि यह कोई आम कमरा नहीं है। यह कमरा हर ख्वाहिश को सच कर सकता है। अगली सुबह जब नादिया की नींद खुलती है तो वह मैट को गायब पाती है। वह उसे ढूंढते हुए उसी कमरे में पहुंचती है और वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। पूरा रूम कीमती पेंटिंग्स और नई नई चीजों से भरा हुआ था। मैट ने नादिया को बताया कि यह रूम किसी भी विश को पूरा कर सकता है। नादिया को पहले यह एक मजाक लगता है, इसलिए वह हंसने लगती है। मैट उसे जिद करता है कि वह कुछ मांगे। नादिया मजाक में कहती है कि उसे एक जॉब चाहिए और मैट समझाता है कि यह रूम सिर्फ चीजें दे सकता है, हालात नहीं। फिर नादिया आंखें बंद करके $1000 की विश करती है और पलक झपकते ही उनके पास ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। अब नादिया का यकीन पक्का हो जाता है। दोनों मिलकर एक के बाद एक कीमती चीजें मांगने लगते हैं। महंगी वाइन, डिजाइनर कपड़े, डायमंड, सोना और इतने पैसे कि वो रातों रात मिलियनियर बन जाते हैं। नादिया थोड़ी फिक्रमंद होती है और मैट से पूछती है कि यह रूम आखिर इतनी विशेष कैसे पूरी कर रहा है।
लेकिन मैट उसे कहता है कि हमें सिर्फ एंजॉय करना चाहिए। अगले कई दिनों तक वो दोनों बिलियनियर्स की तरह जिंदगी गुजारते हैं। हर बार जब लाइट्स टिमटिमाती, उनकी ख्वाहिश बेसमेंट में हाजिर हो जाती। पार्टी, डांस और मस्ती, उनकी जिंदगी एक ख्वाब जैसी लग रही थी। लेकिन यह चमक धमक ज्यादा दिन की मेहमान नहीं थी। इन दोनों की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक बच्चे की थी, जो यह रूम दे तो सकता था, पर वो दोनों डर रहे थे। मैट ने नादिया को एक बच्चे का झूला गिफ्ट करके इशारा किया कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए। नादिया पहले से ही 2 बार मिसकैरेज का दर्द झेल चुकी थी, इसलिए वह बहुत डरी हुई थी। लेकिन परेशानी में वह एक दिन उसी रूम में जाती है और एक बच्चे की विश कर देती है। जब मैट वहां पहुंचता है और नादिया की गोद में एक बच्चा देखता है तो वह गुस्से से पागल हो जाता है। दोनों के बीच काफी बहस होती है। नादिया कहती है कि उसने यह रास्ता इसलिए चुना ताकि उसे दोबारा लेबर पेन और वही पुराना दर्द ना झेलना पड़े। मैट शुरू में इसे एक्सेप्ट नहीं करता और नादिया को बच्चा वापस करने के लिए कहता है। लेकिन जब वह उस नन्हे से बच्चे को अपनी गोद में लेता है तो वह भी इमोशनल हो जाता है। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो इस बच्चे को पालेंगे। नादिया बहुत खुश थी, पर मैट का मन अभी भी बेचैन था। उसे इस बच्चे से उतना लगाव नहीं था और वह इस रूम की हकीकत जानना चाहता है। उसे पता चलता है कि वो लड़का जॉन, जिसने अपने माँ बाप को मारा था, वो अभी भी जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में है। मैट अपनी पॉकेट में थोड़े पैसे रखता है और जॉन से मिलने निकल पड़ता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे पता चलता है कि पिछले 45 सालों से जॉन से मिलने कोई नहीं आया। जब जॉन सामने आता है वो अब बूढ़ा हो चुका था। जॉन मुस्कुराते हुए मैट से कहता है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मैट उससे सीधा सवाल करता है कि उसने अपने माँ बाप को क्यों मारा और वो इस रूम के बारे में क्या जानता है। जॉन कहता है कि उसने अपने पेरेंट्स को नहीं मारा, बल्कि उस रूम ने यह सब करवाया। जॉन एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे पता है तुम अभी बहुत मजे कर रहे हो। जॉन मैट को चेतावनी देता है कि इस घर में जो कुछ भी है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उसे यह घर तुरंत छोड़ देना चाहिए। मैट को लगता है कि शायद जॉन पागल हो चुका है, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह एक पेट्रोल पंप पर रुका है, लेकिन जैसे ही वह पैसे देने के लिए जेब में हाथ डालता है उसके होश उड़ जाते हैं। जेब में पैसों की जगह सिर्फ राख भरी थी। घर पहुंचकर मैट एक एक्सपेरिमेंट करता है। वह कमरे से मांगी हुई एक पेंटिंग का आधा हिस्सा घर के बाहर निकालता है और देखते ही देखते बाहर वाला हिस्सा राख में बदल जाता है। मैट समझ जाता है कि इस कमरे से मिली कोई भी चीज घर की 4 दीवारी के बाहर नहीं जा सकती, वरना वह तुरंत खत्म हो जाएगी। वह गुस्से में कमरे की दीवारें तोड़ने लगता है, पर वहां सिर्फ उलझे हुए बिजली के तारों का जाल था। तभी नादिया बच्चे को लेकर बाहर जाने लगती है। मैट उसे रोकने की कोशिश करता है, पर नादिया नहीं मानती। जैसे ही वह बच्चे को लेकर घर की दहलीज पार करती है, बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसका शरीर तेजी से बदलने लगता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वह छोटा सा बच्चा अब 8 साल का लड़का बन चुका था। मैट नादिया को सच बताता है कि यह बच्चा भी उस कमरे की ही देन है और अगर यह घर से बाहर गया तो उम्र बढ़ने की वजह से राख बन जाएगा। अब वो दोनों उस लड़के को घर के अंदर ही रखने का फैसला करते हैं और उसका नाम रखते हैं शेन। शेन बाकी बच्चों से बहुत अलग था। वह खाने में बर्फ खाता था और किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन शेन को उस जादुई कमरे का पता चल जाता है और वह अपनी विश से घर के अंदर ही एक बड़ा सा जंगल और आसमान बना लेता है। मैट यह देखकर डर जाता है कि कहीं शेन कुछ गलत ना मांग ले। तभी फोन की घंटी बजती है और कॉल पर जॉन होता है। जॉन मैट को एक ऐसा खौफनाक सच बताता है जिसे सुनकर मैट के पैरों तले जमीन निकल जाती है। जॉन बताता है कि वह खुद भी उसी कमरे से विश के जरिए मांगा गया था। उसने अपने माता पिता को इसलिए मारा क्योंकि कमरे ने उससे कहा था कि अगर उसे आजाद होना है और बाहर की दुनिया देखनी है तो उसे उस इंसान को मारना होगा जिसने उसे विश करके मांगा है। जॉन मैट को समझाता है कि शेन और उसकी कहानी एक ही है। अगर शेन को आजाद होना है तो उसे उस शख्स की जान लेनी होगी जिसने उसे मांगा था, यानी अगर नादिया ने शेन को मांगा है तो शेन को अपनी मां को मारना होगा। ये सारी बातें नादिया भी दूसरे फोन पर चुपके से सुन रही थी और उसका दिल बुरी तरह टूट जाता है। नादिया अपनी जान दांव पर लगाकर शेन को जिंदगी देने का सोचती है, पर वह ऐसा नहीं कर पाती और घर छोड़कर चली जाती है। इधर घर में मैट शेन के साथ डिनर पर बैठता है। शेन जब अपनी मां के बारे में पूछता है तो मैट चिढ़कर उसे कड़वा सच बता देता है कि वह उनका असली बेटा नहीं है, बल्कि इस कमरे की एक पैदाइश है। गुस्से में मैट उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। शेन रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन बाद में मैट को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शेन से माफी मांगकर उसे गले लगा लेता है। जब नादिया वापस आती है तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। शेन नादिया के लिए अट्रैक्शन महसूस करने लगता है और वह मैट की जेब से बाहर जाने की चाबी चुरा लेता है। अगली सुबह मैट और नादिया देखते हैं कि शेन घर से बाहर निकल चुका है। उन्हें लगा कि वह मर गया होगा, लेकिन तभी उनके सामने एक जवान और ताकतवर शेन खड़ा होता है। शेन उन पर गन तान देता है और मैट के साथ उसकी खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान नादिया बेहोश हो जाती है। जब नादिया को होश आता है तो मैट उसे बताता है कि गोली लगने से शेन मर गया।
लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जो शख्स नादिया को उठाकर ले गया वह मैट नहीं बल्कि शेन था, जिसने कमरे से विष मांगकर मैट का रूप ले लिया था। असली मैट अभी भी उसी कमरे में फंसा था। शेन ने नादिया को धोखे से एक डुप्लीकेट घर में कैद कर लिया था ताकि वह उसके करीब आ सके। जैसे ही असली मैट को होश आता है, वह दीवारें तोड़कर उस जादुई जंगल में पहुंचता है और अपनी बीवी को बचाने के लिए उस नकली घर में घुस जाता है। अब नादिया के सामने दो मैट खड़े थे और वह पहचान नहीं पा रही थी कि असली कौन है। नादिया होशियारी से काम लेती है। जैसे ही वह शेन का नाम लेती है, नकली मैट उसकी तरफ देख लेता है और पकड़ा जाता है। मैट और नादिया वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेन ने उन्हें उसी घर में कैद करने की विश मांगी थी। अंत में मैट एक चाल चलता है। वह अपने और नादिया के क्लोन बनाता है ताकि शेन उन्हें मारने में उलझ जाए और असली मैट नादिया असली घर की तरफ भाग सकें। शेन पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह घर की दहलीज पार करता है, मैट उसे पकड़ लेता है। नादिया रोते हुए दरवाजा बंद कर लेती है। घर के बाहर कदम रखते ही शेन की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है, उसकी बॉडी गलने लगती है और आखिर में वह राख में बदल जाता है। नादिया अपने बेटे की राख को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोती है। कुछ महीनों बाद मैट और नादिया एक छोटे से नए घर में सुकून से रहने लगते हैं। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।